Welcome students, this is the first lecture for class 11th. Today we will discuss about basic mathematics. It means the mathematics which are used for physics. तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक है, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिजिक्स में मैथ्स का जहाँ जहाँ यूज होगा उन सबको आज हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शंस जो है वो क्या है? डेफिनेशन: फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स इन विच वन इज एज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक सेटअप रूल है जो जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। वो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, उसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं इस तरह से: y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, जहां पर x हमारा जो है राइट हैंड साइड में जो है f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको लिखते हैं इस तरह से। ये हमारा x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है x पर। किस तरह से? वो डिसाइड करेगा हमारा फंक्शन। कई बार हमारा क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन कहीं पर लिखा रहता है हमारा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे हमारा y है ना वो x पर डिपेंड है। किस तरह से? कि x की कोई भी क्वांटिटी है उसको स्क्वायर कर दो। या यहाँ पर लिखा रहेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब हमारा जो x क्वांटिटी है उसका क्यूब, ये हमारा फंक्शन हो गया। इस तरह से डिपेंड करता है हमारा y इज अ फंक्शन ऑफ x। और इसको हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से: y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखो ये जो x है, ये x का मतलब हुआ कि वो सारा वेरिएबल्स जो हम इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, और वो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। और वो सारा वैल्यूज जो x ले सकता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। और जब ये हमारा फंक्शन बन जाता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद ये x की वो सारी वैल्यूज डालने के बाद जो हमारा y का वैल्यू निकल के आता है, जिसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं f ऑफ x। f ऑफ x का जो सारा वैल्यूज निकल के आता है वो आउटपुट कहलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो डोमेन हुआ वो सारा वैल्यूज जो हम इस फंक्शन में x ले सकता है उसको कहेंगे डोमेन। और वो सारा वैल्यूज जब ये x रखने के बाद हमारा फंक्शन निकाल के देता है उसको कहते हैं रेंज। अब हम एक जनरल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन एलिवेशन अबव सी लेवल। मतलब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है सी लेवल पर। वो सी लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, उस ऊपर जाने के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है जो कि हम लोग पढ़े बिन 100 डिग्री सेल्सियस, वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग सी लेवल के ऊपर, समुद्र के जो वाटर लेवल है उससे उससे ऊपर जाएंगे। या मतलब ऐसे जनरली इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेंज होता है। यहाँ पर जो हाइट है, सी लेवल से ऊपर का जो एलिवेशन है वहाँ वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस पर कौन डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक हम लोग मैथमेटिकल एग्जांपल भी लेते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एरिया और इस रेडियस के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन। या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एलिवेशन अबव द सी लेवल, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो पाया उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। और यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम रेडियस को रखते हैं 1, ये फ्री है, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं रेडियस का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यही होगा कि अपने आप में वो आजाद है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, मगर कुछ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज ही ले सकता है। जहां पे हम लोग देखे थे अभी लास्ट इसमें कि उसको डोमेन कहते हैं। उस डोमेन में कोई भी वैल्यू ले सकता है और
उसी वैल्यू पर इसका एरिया डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पर कह लिए a r इक्वल टू 1, जब हम 1 यूनिट लिए तो एरिया हमारा निकल के आएगा इस फॉर्मूले से पाई, और जब r की वैल्यू हम ले लिए 2 तो इस फॉर्मूले से इसका वैल्यू निकल के आएगा 4 पाई। जब हम r इक्वल टू 1 लेंगे तो ये पाई ही आएगा, और जब r इक्वल टू 2 लेंगे तो ये 4 पाई ही आएगा। तो ये हमारा हो गया बाउंड किस पर, रेडियस पर, जिसको हम लोग, जिस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं फंक्शन। और क्योंकि ये बाउंड हो गया, इस पे डिपेंड हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोले कि जो हमारा एरिया है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और रेडियस जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं ना f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर sin x या फिर log x, ऐसा अगर लिखा रहेगा तो इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन इस वाले में जो फंक्शन है सिर्फ क्या है, स्क्वायर है। इस वाले में फंक्शन सिर्फ है साइन, और इस वाले में जो फंक्शन है लॉग है। जनरली हम लोग गलती कर क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, इसमें फंक्शन साइन एक्स है, इसमें फंक्शन लॉग एक्स है। तो इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो फंक्शन है ना, जब लिखा चला गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें ये फंक्शन स्क्वायर है, साइन नहीं, सिर्फ साइन है और सिर्फ लॉग है, साइन एक्स फंक्शन नहीं है, फंक्शन लॉग है तो इसका x। हमने एक एग्जांपल लिया है f of x is equal to 4 into x plus 1 minus 2। इसको इवैल्यूएट करना है जब x की वैल्यू 0 हो, 1 हो या फिर b plus 1 हो। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं f of 0। x की जगह पे हम यहाँ पर क्या रखें, 0। तो जहां पर हमारा फंक्शन में x है वहां पर x की जगह पे क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ पर लिख दिए 0 plus 1 minus 2, और ये निकल के हमारा आ जाएगा 4 into 0 plus 1 minus 2, तो मतलब 4 minus 2 is equal to 2। उसी तरह से हम x की वैल्यू 1 रखते हैं दूसरे वाले केस में, तो इसका मतलब जहां पर x की वैल्यू है, x लिखा है, वहां पर हम x की जगह पर 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 into 1 plus 1 minus 2 is equal to 8। 1 plus 1 2 into 4, 4 into 2 minus 2 is equal to हो गया हमारा कितना, 8 minus 2 is equal to 2। थर्ड वाले में क्या है, अब एक नया वेरिएबल आ गया, b plus 1 देना है। b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मांगा है तो हम रखते हैं ना, b की जगह x की जगह आप यहाँ क्या रखेंगे, b plus 1। तो जहां पर भी हमारा x है वहां पर क्या लिख देंगे, b plus 1, और यहाँ पर ऑलरेडी एक और 1 था ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 into b plus 2 minus 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 4b plus 8 minus 2, तो हो गया हमारा 4b plus 6, ये आंसर हो गया। तो फंक्शंस का जो बेसिक क्वेश्चंस है, इस तरह से हम लोग इन सबको डील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद का जो टॉपिक है अलजेब्रा में भी जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जो होता है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका जो फॉर्मूलाज है कैसे निकालते हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब हाईएस्ट पावर होना चाहिए इसमें 2। तो इस तरह से लिखे, मगर क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो कोएफिशिएंट्स है a b c इन सब पर डिपेंड करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए हम लोग इसको ना चार अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिए हैं। तो देखते हैं एक एक करके। अगर हमारा इसमें a नॉन जीरो हुआ तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हमारा दो रूट्स होगा, उसमें से वो रूट्स जो है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो यही वो कंडीशन है जो बनाता है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का कंडीशन है हमारा क्या, कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर a 0 हो गया तो हमारा ये जो x का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो अच्छा ये वाला जो पहला टर्म है वो पहला टर्म ही गायब हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर अब हमारे एक्सप्रेशन में x पे पावर 1 होगा। x का जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा होगा 1। अब हमारा ये इक्वेशन ही हो जाएगा लीनियर, और हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सिंगल रूट होता है। अब थर्ड जो है a is equal to 0, b is equal to 0, c does not is equal to 0। जब ऐसा हुआ c 0 नहीं है, a और b दोनों 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। जो ये अगर c नॉन जीरो हो गया तो ये इक्वेशन को कंट्राडिक्ट कर देगा। तो ये हम इसीलिए इसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखेंगे, कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में नॉन जीरो नंबर है, राइट हैंड साइड में 0 है, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस में अगर a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, तो वैसे केस में अगर हम तीनों चीज को 0 कर देते हैं तो इस केस में हमारा x की कुछ भी वैल्यूज ले लेंगे तो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी 0 हो जाएगा। तो वैसा चीज जिसमें x की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है तो उसको हम लोग रखते हैं, कैटेगराइज करते हैं आइडेंटिटी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और चीज हमको ध्यान रखना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एग्जैक्टली दो रूट होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों में रियली हो या इमेजिनरी ही हो, मगर दो रूट होना जरूरी होता है। अब शॉर्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है उसको अगर उसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम शॉर्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, जो हम अज्यूम करते हैं अल्फा और बीटा वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स हैं। तो उन अल्फा बीटास को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे अंदर वाला जो टर्म है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अलग टर्म दे दिए d से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अलग से हम इसलिए कर लिए क्योंकि यही डिसाइड करता है हमारा जो रूट्स है वो उसका नेचर। तो आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस d पर किस तरह से हमारा डिपेंड करता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट जो d है जिसका वैल्यू हमारा क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट्स की वैल्यू क्या थी हमारी अल्फा या फिर बीटा इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2। अब सबसे पहले इसको हम दो कैटेगरी में देखते हैं, अगर d 0 के बराबर ना हो या फिर d इज इक्वल टू 0। जब d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन जो है ये पोर्शन हमारा 0 हो गया। जब ये पोर्शन 0 हो गया तो सिर्फ हमारे पास बचेगा ये वाला -b और नीचे डिनोमिनेटर में 2a। तो इसीलिए जो है अब प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि एक बार प्लस वाला केस लेना था, एक बार माइनस वाला केस लेना था, ये तो अब रहा नहीं कंडीशन। तो इसीलिए दोनों जो रूट्स हैं इसका दो रूट्स होंगे लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा और दोनों रूट्स किसके बराबर होगा माइनस ऑफ b अपॉन 2a। मतलब जो कोफिशिएंट b है और कोफिशिएंट 2a है इन्हीं दोनों पर ये डिपेंड करेगा। अब जब d 0 के बराबर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, जो रूट्स है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब इक्वल नहीं होंगे, अब अगर ये d जो डिस्क्रिमिनेंट है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में है अगर ये पॉजिटिव रहा तो वो एक रैशनल नंबर बनेगा। तो इसीलिए ये एक अलग केस बन गया हमारा, अगर abc रियल नंबर है और d जो है उससे 0 से बड़ा है तो उस केस में रूट्स जो होगा रियल होगा, और अगर abc बिलोंग्स टू r और d लेस देन 0 होगा तो रूट्स हमारा होगा इमेजिनरी होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर होने की वजह से ही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। अगर ये अंदर वाला टर्म पॉजिटिव रहा तो रूट्स रियल होगा, अगर नेगेटिव रहा तो रूट्स इमेजिनरी होगा। अब रियल में भी दो केस होता है, अगर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है d, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा d तो रूट्स को हम लोग बोलेंगे रेशनल है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो एक रेशनल नंबर बन जाएगा, तो इसीलिए ये रूट्स हमारा इमेजिनरी होगा। सॉरी यहाँ पे इमेजिनरी गलती से लिखा चला गया है, रूट्स आर इररेशनल। ये रियल ही होगा लेकिन इरेशनल होगा, क्योंकि ये नंबर
परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये इरेशनल क्रिएट कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। अब अगर अल्फा बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम लिखे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व किए तो एक बार x को इससे मल्टीप्लाई किए, एक बार माइनस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किए, तो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा बीटा तो हमारा रूट्स था इक्वेशन का। अब इसको लिख सकते हैं ना कि ये जो हमारा टर्म है इसकी जगह पे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस ये दोनों अल्फा इंटू बीटा है तो हम लिखे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां पर हम इसके साथ साथ ही देखते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, पूरे एक्सप्रेशन को हम a से डिवाइड करते तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा a। अब बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही साइड में इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ये वाला टर्म है वो बराबर हमारा इसके टर्म के बराबर हो गया। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाले कि अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ रूट्स है वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो बराबर हो गया हमारा सी बाई ए। इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट में कमेंट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो b स्क्वायर 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 10 इंटू c 5, तो ये हमारा निकल के आया 529 प्लस 529। अब यहां पर हम लोग कमेंट कर सकते हैं प्लस निकल के आया, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ। और यहां पर अगर हम गौर से देखते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 23 का परफेक्ट स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग दो चीज यहां से जो कंक्लूजन निकाले, जब ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स हमारा क्या होगा, रियल रूट हुआ, और d ग्रेटर देन 0 है। अब जब ग्रेटर देन 0 है तो हमारा रूट्स होगा रैशनल, और रैशनल होगा और रूट्स होगा रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 27 और रूट ओवर डी का वैल्यू डाले यहाँ पर, ये निकला हमारा 23/20। अब अल्फा मतलब एक रूट हमारा प्लस यहाँ प्लस वैल्यू लेकर निकल के आ जाएगा हमारा, दूसरा वाला वैल्यू जो रूट का है वो माइनस लेके आ जाएगा। दोनों को अलग अलग केस में निकाल लिए। प्लस 27, एक बार हम माइनस यहाँ पर लिए, एक बार हम यहाँ पे प्लस ले लिए, तो माइनस लेने के बाद हमारा निकल के आएगा प्लस 27 माइनस 23 4/20 1/5 निकल के आया, और नीचे प्लस 27 प्लस 23/20, तो ये दोनों हो गया 50/20, निकल के आ गया हमारा 5/2। ये हमारा निकल के आ गया। इसका मतलब अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकल के आ गया हमारा 1/5 और 5/2। ये दोनों ही रैशनल नंबर है और अनइक्वल वैल्यू से दो रूट्स निकल के आया, दोनों ही रैशनल है, रियल है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारा ऐसा कोई 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हमारा कोई एक्सप्रेशन हो जहां पर n जो है कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो या फिर फ्रैक्शन हो, और x जो है वो कोई रियल नंबर हो जो कि 1 से छोटा हो, तो इस केस में मतलब क्या होगा कि n जो है वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव या कोई फ्रैक्शन हो और x जो है वो 1 से छोटा हो, तो ऐसे केस में बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n जो है वो बराबर होगा 1 प्लस एक सीरीज होगा, बहुत लंबा इनफाइनाइट जाने वाला एक सीरीज होगा जो जिसका वैल्यू होगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इसी तरह से सो ऑन होता जाएगा। तो हम इस सीरीज को देखते हैं जरा, इस सीरीज को देखते हैं कि पहले वाला टर्म में क्या है हमारा
n की वैल्यू यहां पर था, मान लेते हैं कुछ n, पहले वाले टर्म में हमारा n का कुछ वैल्यू नहीं है, उसके बाद हमारा आया n का सिंगल टर्म, उसके बाद फिर आया n की जगह n इंटू n माइनस वन, फिर आया हमारा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। तो जो नंबर है वो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, उसके बाद यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री। तो टोटल यहाँ पर एक भी n नहीं है, तो इसका मतलब x पे पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई भी फैक्ट मतलब वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर एक बार n का एक्सप्रेशन आया तो x पे पावर 1, यहाँ पे 2 बार आया x स्क्वायर, यहाँ पे 3 आया तो x क्यूब, उससे वैसे ही 4 आएगा तो x टू द पावर 4। और नीचे देखते हैं, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन है, 2 के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक टेक्निक है जिससे हम बहुत लंबे एक्सप्रेशन को छोटा करके लिखते हैं। जहां पे ये 2 फैक्टोरियल है ना, वो 2 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, 2 और उससे छोटे वाले जितने भी नंबर्स है उसका मल्टीप्लीकेशन 1 तक। जैसे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल था तो 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल होता है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये अगर एज्यूम करते हैं वो एक नंबर 7 होता, 7 फैक्टोरियल लिखा रहता तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा और ये इनफाइनाइट सीरीज होता है। अब इस तरह का बाइनोमियल थ्योरम जो है, बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है, वो हम फिजिक्स में हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब हम लोग किसी लंबे एक्सप्रेशन को शॉर्ट करके जब हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं तब हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आगे 2 एग्जांपल में हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इस बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। देखते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमारा इवेलुएट 1001 पे पावर 1/3, इसको इवेलुएट करना है अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। देखने में तो ये नहीं लग रहा है कि हमारा बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है उसके फॉर्म में है, तो इसमें कुछ ना कुछ हम लोग को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो हम इस 1001 को अब क्या लिखते हैं, 1000 प्लस 1। अभी भी हमारे इस एक्सप्रेशन में नहीं आया है, तो कंडीशन हमारा क्या था कि एक्सप्रेशन में 1 प्लस x होना चाहिए और x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अभी हमारा उस फॉर्म में नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले पूरे एक्सप्रेशन को 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे या फिर हम लोग बाहर कॉमन लेंगे। जब बाहर कॉमन लेंगे तो 1000 जब कॉमन लेंगे तो 1000 पे अगर पावर 1/3 होगा तो वो हमारा 10 हो जाएगा, बाहर आने के साथ साथ हमारा ये 10 हो जाएगा। तो अंदर में एक्सप्रेशन बचेगा क्या, 1 प्लस, यहां पर तो था ही नहीं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/1000। अब ये 1/1000 जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 पे पावर 1/3। अब ये वाला टर्म को छोड़ करके सिर्फ इसको देखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है 1 प्लस समथिंग जो कि बहुत छोटा है, 1 से छोटा है वे पावर 1/3। और ये जो पावर n था, n वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर कोई फ्रैक्शन हो सकता है। और x जो है यहाँ पर 0.001 है, जिसका कंडीशन था हमारा क्या, x शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पे लेस देन 1 से भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारा फ्रैक्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन पर हम बाइनोमियल थ्योरम द्वारा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाए, बाहर जो 10 है इसको वैसे का वैसे छोड़ दिए, अब इस पे लगाए, क्योंकि हमको यहाँ 6 डेसिमल पर था, हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो था 6 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था। तो हम क्या किए, ये जो है हमारा अंदर में जो है 10 टू द पावर -3 है, अगर हम स्क्वायर वाला टर्म तक लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, तो हमारा 6 डेसिमल प्लेसेस तक हो जाएगा। इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 3 टर्म लिए 1 प्लस nx, n का वैल्यू हमारा 1/3 और x की वैल्यू ये प्लस n इंटू n माइनस 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की जगह हम यहाँ लिखे 2 इंटू 1। अब यहाँ पे 1/3 माइनस 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, -2/3। ये 2/3, इसका 2/3 का ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 3
और ये वाला 2 बाई जो 3 था ये 3 3 9 हो गया, तो 3 into 3 9, और ये वाला टर्म 10 to the power -3 पे पावर 2 है, तो ये हमारा हो गया 10 to the power -6, मतलब 0.000005 बार 0 1। अब इसको हम यहाँ से डिवाइड करके लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो ये वाला टर्म ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, निकल के आ जाएगा 1.00033001। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 10.003301। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया, बहुत हद तक ये हमारा आंसर के एकदम क्लोज है बाइनोमियल थ्योरम। अब क्योंकि ये बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका हमको इस क्यूब रूट निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, टफ काम होता है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाकर हम इसको इजीली हम इसका आंसर पे आ गए, बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू तक। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन बहुत एक्यूरेट वैल्यू है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का एकदम रियल एप्लीकेशन कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबव द ग्राउंड इज इक्वल टू होता है g इंटू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, जहां पर g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ग्राउंड सरफेस या सी लेवल, एंड g डैश होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h। मतलब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं उसका वैल्यू घटता है। उसका एक्सप्रेशन इस तरह से, अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व करना चाहेंगे तो देखो ये टर्म जो है अभी हमारा उस एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं उसको उसके फॉर्म में करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ टर्म कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R कॉमन लग रहा है, तो हम ऊपर नीचे को डिवाइड कर दिए R से। तो जैसे ही डिवाइड किए तो यहाँ से r स्क्वायर खत्म, r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अंदर का भी यहाँ r स्क्वायर खत्म, और यहाँ पर तो था नहीं तो इसलिए लिखे हैं हम h अपॉन r, तो हमारा नीचे आ गया 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो जो +2 था मतलब पावर 2 था ये -2 हो गया। अब ये वाला हमारा टर्म जो है वो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पर h जो है वो कुछ भी होगा तो रेडियस ऑफ अर्थ से तो छोटा ही होगा। अगर किसी भी हाइट पर हम जाते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा अपने आप ही 1 से छोटा हो जाएगा, और ये हमारा एक नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम जो n है वो -2 है, सेटिस्फाई कर रहा है, और x जो है वो हमारा h/r है जो कि <1 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो लगाए तो ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस n इंटू एक्स, n की वैल्यू 2 है तो -2 इंटू x की वैल्यू h अपॉन r देते हैं, h अपॉन r लिखे। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा होता n इंटू n-1, तो -2 इंटू n-1 -3 इंटू h अपॉन r का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से हमारा सीक्वेंस इनफाइनाइट तक जाता रहता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारा h बहुत छोटा है हमारा r से, जनरली 1 किलोमीटर हो सकता है, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है। तो उसके कंपेयर में 1 किलोमीटर ले लो, 2 किलोमीटर ले लो, 10 किलोमीटर ले लो, सभी बहुत छोटा होगा। तो इस केस में हम ना h अपॉन r का जो हायर पावर है यहाँ पर होगा h अपॉन r का स्क्वायर, h अपॉन r का क्यूब, h अपॉन r का पावर 4, इसी तरह से जितना भी हायर पावर्स है h अपॉन r के बराबर बड़ा वाला सबको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन 2 ही टर्म का बचा। तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू से हम यहां से निकाल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h बराबर होता है 1g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। तो यहां पर हम लोग देखें बाइनोमियल थ्योरम को किस तरह से फिजिक्स में यूज करते हैं। हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़ लिए हैं, फिर भी हम लोग एक बार बस हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो सीरीज है, मतलब एक सीक्वेंस है नंबर्स का जो कि हम लोग एक अरेंज एक ऑर्डर में लिखते हैं, इस तरह से कि हर एक जो नेक्स्ट नंबर है या फिर हर एक 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एक जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ना a0, a1, a2, a3, a4, a डैश डैश an, तो इसमें हर जो अल्टरनेट मतलब हर जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, मतलब a1 माइनस a0 या फिर a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3, सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, सबके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होता है, जिसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। इसमें 2 चीज हम लोग को फाइंड करना होता है, एक nth टर्म
और दूसरा होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। जो nth टर्म बराबर होता है वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। और दूसरा होता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स। ये सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n/2 इनटू 2a0 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इनटू d। या फिर हम लोग इसको लिखते हैं, क्योंकि यहां से अगर हम इसको हटाएंगे 2a0 को लिखेंगे तो a0 प्लस a0 और a0 प्लस n-1 इनटू d ये खुद हमारा क्या है nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूलाज हमको इस सीक्वेंस एंड सीरीज का जो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को कहीं यूज हो सकता है फिजिक्स में, इसलिए इसको भी याद करें। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो भी एक सीक्वेंस है जो कि इस तरह से डिराइव करते हैं कि हमारा जो प्रीवियस टर्म है उस प्रीवियस टर्म को अगर हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं पहला टर्म हमारा क्या है a, इसको हम अगर r से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा वाला टर्म हमारा निकल के आ गया ar। उसके बाद फिर अगर हमको तीसरा टर्म निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे ar को, इससे पहले वाला जो टर्म है ar उसको फिर से हम यही कॉमन रेशियो से कॉमन कांस्टेंट क्वांटिटी से r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ गया ar स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, इसके प्रीवियस टर्म ar स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे r से तो ar क्यूब। इसी तरह से हम लोग हर एक टर्म को निकाल सकते हैं और ऐसा सीक्वेंस जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पर a रिप्रेजेंट करता है हमारा फर्स्ट टर्म और r रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉमन रेशियो। अब इसमें भी वही हमको nth टर्म निकालना है। जब हमको nth टर्म निकालना होगा तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि अगर यहाँ से हमको दूसरा टर्म निकालना है तो r की पावर हमारा क्या है 1, तीसरा निकालना है तो r की पावर 2। तो इसका मतलब अगर nth वाला टर्म निकालना हुआ तो हमको r पे पावर क्या लिखेंगे, उससे एक कम n-1, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया tn बराबर a, tn इज इक्वल टू ar पे पावर n-1। और हम n टर्म तक का सम अगर निकालना होगा, शुरू से n तक का हमको टर्म्स निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब हमारा r जो है एक से छोटा है। या फिर हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जब r हमारा बड़ा हो। बस यहाँ पे देखो जब r माइनस यहाँ याद रखने के लिए ये ध्यान देंगे ना, नीचे में हमारा कभी निगेटिव नहीं हो। अगर हमारा 1 से छोटा हुआ तो हमको 1 माइनस आर लिखना पड़ेगा ताकि निगेटिव नहीं हो। अगर बड़ा हुआ तो हमको इसको इधर रखना पड़ेगा तब ये निगेटिव ना हो। तो ऐसे याद रखिएगा, r छोटा हुआ तो 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और अगर r बड़ा हुआ तो r पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हमारा दो फॉर्मूला जो है उसको याद रखना। इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग देखते हैं, जब इनफाइनाइट सीरीज का हमको सम निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल जो है ना ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर जब r एक से छोटा हो, और या फिर a अपॉन r माइनस 1 जब r से बड़ा हो। हम कुछ भी हो जाए हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें 2b प्लस b/3 प्लस b/9 प्लस b/27 प्लस b/ इस तरह से सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। देखने में अभी नहीं लग रहा है कि ये जीपी में है। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करके इस तरह से लिखें b प्लस b/3 b/9 b/27। अब यहां से आगे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम हमारा जो है ना हर एक टर्म पिछले टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई करके बनाए। जैसे b को 1/3 से मल्टीप्लाई किए तो b/3 हो गया। अब b/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किए तो b/3 इंटू 1/3 तो 339 तो b/9 हो गया। उसी तरह से b/9 को 1/3 से मल्टीप्लाई किए b/27। तो इससे आगे हमारा क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है, जीपी में आ रहा है। तो ये हमारा आ गया जीपी में, जहां पर फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, हो गया फर्स्ट टर्म जो हो गया हमारा क्या b, और कॉमन रेशियो r बराबर हो गया हमारा कितना 1/3।
जब हमारा ऐसा आ गया तो हम इसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं और इसमें हम इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लगा लेते हैं a अपॉन 1/r 1 माइनस 1/r, क्योंकि हमारा r जो है वो छोटा था तो हम 1 अपॉन 1 माइनस r का फॉर्मूला लगा दिए। 1 माइनस 1 अपॉन r b प्लस b बाई 1 माइनस 1/3 2/3 b प्लस 3/2b 5/2b। तो ये हमारा इस सीरीज का इनफाइनाइट सीरीज का सम का जो वैल्यू है वो हमारा निकल के आ गया 5/2 इंटू b। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज करते हैं। उसके बाद जो अलजेब्रा का लास्ट पार्ट है कि कुछ बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा था, जो यूज होने वाला है हमारा 11th 12th में, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। कि सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमको सबको याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर देखो ab bc ca जो है वो सीक्वेंस में है, वो याद रखना है। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर बी माइनस लास्ट अलजेब्रा में लास्ट अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला जो 19th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर है हमारा a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर है हमारा a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब में है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसी तरह से a माइनस बी होल क्यूब में हमारा जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म को एक बार प्लस माइनस कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं। जब माइनस कर रहे हैं तो हमारा 4ab हो रहा है। उसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब प्लस किए तो हमारा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a प्लस बी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ये टर्म आएगा और इसमें ये टर्म आएगा। जब माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों x खत्म हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो गया। सिमिलरली जब प्लस करेंगे तो प्लस ही रहेगा, जो माइनस वाला टर्म है वो सिर्फ माइनस में रहेगा, यहाँ का प्लस और ये वाला माइनस टर्म खत्म हो जाएगा, तो यही दो बार आएगा, इसलिए 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक और जो छोटा टॉपिक है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो हमको कभी कभी यूज होता है, वो भी याद रख लेंगे कि अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी के फॉर्म में लिखा हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक बार न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं और एक बार जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर से ऐड करते हैं और उसको न्यूमिनेटर से एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को भी राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को भी। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी है तो हम क्या लिखें, a प्लस बी सॉरी a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है तो हम लोग लिखे हैं क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये हमारा अलजेब्रा का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री भी काफी यूजफुल होता है हमारा फिजिक्स में। तो सबसे पहले एंगल देखते हैं, एंगल किसको बोलते हैं। जब हम एक सर्कल बनाए, सर्कल बनाने के बाद एक रेडियस हम यहाँ से खींचे और ये रेडियस का जो सर्कमफेरेंस पर पॉइंट जो जहां पर A है, इसको अगर हम इस तरह से यहाँ से बाहर मूव किए, B पर लाके छोड़े, B पर लाके छोड़ने पर ना यहाँ पर एक कुछ पोर्शन स्वाइप हुआ जिसको डिफाइन किया हम लोग एंगल, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से कि यहाँ से यहाँ जाने में जो आर्क का जो लेंथ हुआ, उस आर्क का लेंथ और इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं हम लोग एंगल। इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, और इस एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियंस में।
जनरली हम लोग एंगल यूज करते हैं जो फिजिक्स में यूज करेंगे, डिग्रीज में ही यूज करेंगे, मगर जो एसआई यूनिट होता है इसका रेडियंस होता है। अगर एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, कंप्लीट सर्कल बनाएगा तो टोटल इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, तो टोटल सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, और इसका जो रेडियस है तो ये रहेगा आर 2 पाई आर अपॉन आर 2 पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तब टोटल एंगल जो बनता है वो होता है हमारा रेडियंस में 2 पाई, और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो टोटल एंगल डिग्रीज में होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस है, या फिर हम इसको 360 डिग्रीज भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। यहाँ से हम लोग अगर 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360, मतलब पाई अपॉन 180 डिग्री। और अगर 1 रेडियन की बात करेंगे तो 360 अपॉन 2 पाई, इसका मतलब 180 अपॉन पाई इज, हम लोग इसको रफली याद कर लेंगे कि 57 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर होता है हमारा 57 डिग्री। उसके बाद हमारा डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ तो इसका हमको एक फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, तो इसीलिए याद रख लेंगे कि जब भी हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर हमको कभी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना रहा तो हम लोग इसका अपोजिट रेसिप्रोकल 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका तो एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री से, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कटेगा 4 टाइम्स, तो पाई बाई 4 आ गया। शॉर्ट में एक स्टेप में आंसर आ गया। उसी तरह से यहाँ पे अगर पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप 180 डिग्री से 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 6 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 630 टाइम्स कर जाएगा, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। शॉर्ट में एक और आता है एंगल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को समझने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि जब एक्स एक्सिस से अगर हमको मेजर करना हुआ एंगल को, और एंगल जब मेजर करते समय अगर हमारा जो ओरिएंटेशन है एंटी क्लॉकवाइज सेंस हुआ तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और अगर हमारा एंगल जब हम मेजर कर रहे थे और मेजर करने में मेरा ओरिएंटेशन होगा क्लॉकवाइज, तो हमारा ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। मतलब एक्स एक्सिस से अगर हमको एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ा तो पॉजिटिव एंगल, अगर एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज आना पड़ा तो हमारा ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। इसको भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टी रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए हम लोग बनाते हैं एक सर्कल, और इस सर्कल में एक ट्रायंगल बनाए। इस ट्रायंगल का जो रेडियस है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और इसका जो इमेज एक्स एक्सिस पर बन रहा है, मतलब ये इस एंगल के एडजेसेंट साइड है, एंगल का एडजेसेंट साइड ये हमारा हो गया बेस जो एक्स एक्सिस पर है, और ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है अपोजिट साइड ये हो गया इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा इस एंगल के अपोजिट साइड में है, तो हमको इस तरह से याद रखना आसान हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअल है इसका वाई एक्सिस पे इसका इमेज, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस पे इसका इमेज, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे इसका इमेज। अगर हम देखते हैं साइन थीटा जो होता है, हम लोग ये सब पढ़ा हुआ ही है, एक बार हम लोग बस देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज याद रख लेंगे। उसी तरह से हमारा cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। जो sin थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा का, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। उसी तरह से हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, और tan थीटा इसका अपोजिट होता है तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इसको
तो भी याद रखिए। ट्रिगोनोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज होता है एंगल्स, ये जो ट्रायंगल बन रहा है 3, 4, 5 का, ये सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा फिजिक्स में। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें से हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर 4, या फिर हम बोलेंगे अपोजिट साइड 4 और बेस हमारा 3 है। तो ये हमारा हो गया बेस, ये हम लोग एडजेसेंट साइड लिखते हैं, एडजेसेंट साइड, ये हमारा हो गया अपोजिट साइड, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अब इसी में पूछा है कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालो। तो लिख लेते हैं पहले साइन थीटा है, पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछा, टेन थीटा पूछा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 4/5। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट, तो ये हो गया हमारा 3/5। और ये होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, हमारा हो गया 4/5, 4/3। अब इसी का उल्टा 5/4, 5/3 और 3/4। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि जब हमारा ये ट्रायंगल अगर दिया रहेगा, कि अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि साइन थीटा बराबर 4/5 लेना है, जब 4/5 होगा साइन थीटा का वैल्यू, तब इस थीटा का स्पेशल एंगल है, जब इस केस में थीटा का वैल्यू हो जाता है हमारा 53 डिग्री। ये हमें याद रखना है, ये 53 डिग्री हो गया, और अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये हमारा 53 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 - 53 मतलब 37। इसको अगर हम कुछ देर के लिए अल्फा लिख लेते हैं, इसको हम कुछ देर के लिए अल्फा लिख लेते हैं, तो ये अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 37 डिग्री। तो जब कभी क्वेश्चन में हमारा अल्फा बराबर 37 डिग्री, एंगल बराबर थीटा बराबर 37 डिग्री या 53 डिग्री दे देगा हमको, तो हम ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। देखो ये 53 डिग्री हो गया, अगर ये एंगल हमारा हम कंसीडर करते तो ये एंगल हमारा 37 डिग्री होता। अब हमारा ये साइड हमारा क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड, और ये हमारा अपोजिट साइड। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते तो साइन थीटा जो है हमारा ये रेशियो निकल के आता, क्योंकि अल्फा हमारा ये है, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो 3/5। ये हमारा हो जाता है एडजेसेंट साइड, तो ये हमारा होगा 3/5। तो ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है, तो ये एक दूसरे को अपोजिट हो जाता है। साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाता है। नेक्स्ट है रूल्स टू फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब हमारे सामने 90 डिग्री से बड़ा एंगल आएगा तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। याद करो जब हम लोग क्लास 9th में थे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कुछ ही मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स का ही कुछ वैल्यूज याद किए थे, जैसे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, या फिर साइन 90 डिग्री या साइन 0 का। तो सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही हम लोग वैल्यूज फाइंड किए थे। जब अगर हमारा 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसी का ये हमने रूल डिजाइन किया है। तो अगर जैसे एग्जांपल है हमारा साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि इस 120 डिग्री को हम 90 डिग्री से छोटे एंगल्स में लिख सकें। जब हम छोटे एंगल्स में लिख पाएंगे तो हम फिर इसका वैल्यू जो पुराना हमें याद है उससे निकाल करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी एंगल दिया होगा, हम 120 डिग्री एंगल को हम एग्जांपल में ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो एंगल हमको दिया रहेगा उसका क्वाड्रेंट पता करेंगे। क्वाड्रेंट पता करने के लिए क्या है हमारा, हम x और y एक्सिस बनाएं, x और y एक्सिस बनाएं, ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। अब देखो अगर ऐसा कोई हमारा यहाँ पर ट्रायंगल बना, तो
ट्रायंगल अगर हमारा बना तो ये हमारा जो एंगल होगा, ये एंगल कुछ देर के लिए किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये हमारा पहला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हमारा हो गया पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये एंगल बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो क्या होता है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, इसको जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, रूट डालेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहने वाला है। अगर अब जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बेस हमारा क्या रहने वाला है, एडजेसेंट साइड हमारा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये हमारा जो है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा ये भी पॉजिटिव। मगर जब ये इधर आ जाएगा तो हमारा, अगर ये ट्रायंगल अगर हमारा इधर आ जाता ये ट्रायंगल, अगर हमारा ट्रायंगल इधर आता तो ये वाला साइड हमारा क्या हो जाता, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये निगेटिव होता, और ये पॉजिटिव वाई पे, ये पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऐसा रेशियोज जिसमें हमारा इस एक्सिस का यूज होता तो वो सारा रेशियोज हमारा निगेटिव हो जाता। और लेकिन साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या रहता है, सभी हमारा चाहे तो एक्स में होगा या वाई में होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसीलिए सभी केसेस में हमारा रेशियोज पॉजिटिव आता है। तो इतना हम लोग इतने अंदर नहीं जाएंगे, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जिसको बोलेंगे कास्ट रूल। तो सबसे पहला हमारा क्या है हमारा टारगेट क्या है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे हम 120 डिग्री का एग्जांपल लिए, 120 डिग्री का एग्जांपल लिए, वो हमारा क्या है, 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है तो इधर आएगा। अब इधर भी हो सकता है, तो हम लोग चेक करते हैं, ये लाइन हमारा 180 डिग्री का है, तो 120 जो है 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले हम पता कर लिए कौन से इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में उसके आने के बाद फिर हम इसको ना एंगल को इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, n इंटू पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमारा क्या है 120 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 120 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम लोग लिखेंगे 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हमारा हो गया। और इस 90 डिग्री को अगर हम लोग रेडियंस में देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई/2 प्लस 30 डिग्री। अब ये पाई/2 प्लस 30 डिग्री हो गया। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये हमारा 90 डिग्री से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब यहाँ पर जैसे ही हमको पता चल जाएगा, और ये थीटा हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर हमारा वो एंगल इस फॉर्म में आता है, तो इस फॉर्म में तो नहीं आया क्योंकि 1/2 आया, तो ये हमारा दूसरे वाले केस में आता है कि 2n प्लस 1 इंटू पाई/2 प्लस माइनस थीटा। तो ऐसे वाले केस में आया, तो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही हमारा n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर आता है, तो हम लोग, मेरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारा क्या होता है, जो साइन दिया रहेगा तो सेम साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, अगर हमारा कॉस दिया रहेगा तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे, टेन दिया रहेगा तो टेन में, जो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हटा के सिर्फ थीटा लिख देंगे। और उसके बाद जो साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे इस कास्ट रूल से। ये कास्ट रूल क्या है यहां समझते हैं। कास्ट रूल में क्या है, अभी हम लोग जो ट्रायंगल बनाए थे, ट्रायंगल में बनाने के बाद हम बता किए थे कि ये निगेटिव लाइन है, ये भी निगेटिव लाइन है, तो कोई किसी का रेशियो अगर ये लाइन में आता है तो इसकी वजह से वो निगेटिव होता, सब हम लोग फाइंड करके एक नया रूल बना लिए। तो इस तरह से कास्ट लिख दिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में C, फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड क्वाड्रेंट में S और थर्ड क्वाड्रेंट में T। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो कास्ट जैसे लिखा आ रहा है, कास्ट, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कास्ट रूल। स्टार्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट से, एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये हो गया हमारा कास्ट रूल। कास्ट रूल में A स्टैंड करता है ऑल सभी पॉजिटिव होगा, और S स्टैंड करता है सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद T स्टैंड करता है कि ये टेन पॉजिटिव होगा, और C स्टैंड करता है ये कॉस पॉजिटिव होगा। तो कोई भी एंगल अगर हमारा इसमें आ गया, अगर वो साइन रहा तो हम उसका पॉजिटिव वैल्यू देंगे, अगर इसके अलावा कॉस रहा, टेन रहा, तो हम इसको उल्टा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या आ रहा था, जैसे हम अभी एग्जांपल लेते हैं साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री हमारा किस में आया, इसमें आ गया, 120 डिग्री हमारा इसमें आ गया, तो 120 डिग्री हमारा जो आया इसमें आ गया, तो साइन अब हमारा क्या होगा, साइन दिया हुआ था, साइन में हम इसको क्या रखते हैं पॉजिटिव,
तो इसका मतलब जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम इसका साइन लेते हैं पॉजिटिव। उसी तरह से जब हमारा एंगल अगर हम लिखते इस तरह से 2n+1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर आता तो हम वही करते, लेकिन अब क्या करते 2n+1 पाई बाई 2 होता तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता और साइन हमारा यही कास्ट रूल से पता करते। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, यदि हमारा साइन होता, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमारा अगर साइन होता तो वो हमारा हो जाता बन जाता कॉस, अगर कॉस होता तो उसी तरह से हमारा बन जाता साइन, अगर टेन रहता तो हमारा बन जाता क्या कॉट। इस तरह से कॉट रहेगा तो टेन, टेन रहेगा तो कॉट। सिमिलरली अगर हमारा कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, सेक रहेगा तो कॉसेक बन जाएगा, सब एक दूसरे से रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर सेक रहा तो हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक, या फिर कॉसेक रहा तो सेक हो जाएगा। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब 120 डिग्री की जब हम बात कर रहे थे, अब 120 डिग्री हमारा क्या हो इस फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हमारा इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा, और पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू अगर हम 0 रख लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 और प्लस 1, मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा इस फॉर्म में हम लोग लिख सके, इस फॉर्म में लिख सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर हमारा वैल्यू दिया था साइन, साइन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें कॉस, तो हमारा क्या हो गया साइन 120 डिग्री को हम लिखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। अब हम बारी आता है साइन का, और साइन जो पॉजिटिव देना है कि नेगेटिव देना है, तो अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारा फंक्शन पहले था साइन, तो हमारा ये हो गया हमारा कॉस। अब हम इसको एग्जांपल में भी लेकर इसको देखेंगे कैसे होता है। तो ये हमारा साइन 120 डिग्री है, हमारा साइन 120 डिग्री है, इसको देखते हैं कैसे होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे साइन 120 डिग्री को, साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। अब ये पाई बाई 2 हमारा सेकेंड केस में आ रहा है कि 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा कितना हो जाएगा कॉस। अब यहाँ पर पूरे 120 डिग्री के जगह पे ये हमारा जो है जो थीटा बना इसको लिख देंगे कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री, तो वैल्यू हो गया हमारा 30 डिग्री। अब हम लोग फिर इसको साइन देंगे, साइन देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेंगे। डिसाइड कैसे करेंगे, कास्ट रूल से। कास्ट रूल में क्या बोला, अगर हमारा इस क्वाड्रेंट में रहा फंक्शन, अगर हमारा साइन रहा वही पॉजिटिव होगा, बाकी का सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको नहीं देखना है, ये हमारा कन्वर्ट होने के बाद आया। एक्चुअल में हमारा फंक्शन था ये वाला था हमारा फंक्शन, तो इसमें देखेंगे ये हमारा किस में था, साइन में था। साइन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर निकल के आएगा पॉजिटिव कॉस 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो हम लिख लेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये बराबर होता है हमारा √3/2, जो हमको पहले से याद है। हो गया हमारा ये आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये cos 130 डिग्री, तो cos 130 डिग्री को भी इसी तरह से लिखते हैं। ये भी इत्तेफाक से हमारा क्या आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसको भी अगर हम लिख सकते हैं तो cos 30 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो cos 135 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 135 लिखा हुआ है, तो cos 135 डिग्री बराबर लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री। ये भी हमारा सेकंड केस वाला आ रहा है। सेकंड केस वाले में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं। cos का कॉम्प्लीमेंट्री अब हमारा क्या हो जाएगा साइन। अब हमारा यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। अब साइन लेना है कास्ट रूल से, तो यहाँ पे cos 145 सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होगा या इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ 1/cosec, तो इसीलिए ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा क्या है
कॉस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब साइन 45 बराबर कितना हो जाता है 1/√2, तो ये हमारा हो जाएगा -1/√2, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। बाकी जो है क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चन हम टेलीग्राम का जो क्लास 11 का टेलीग्राम का जो चैनल बना हुआ है उस चैनल पर हम डाल देंगे। चैनल का नाम है हमारा ई ज्ञान क्लास 11। ई ज्ञान क्लास 11 पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन करेंगे। सारा क्वेश्चन जो बेसिक का जहां तक जो पढ़ाई हुई है सब डालना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई एंगल हमारा निगेटिव में दिया रहेगा तो उसको कैसे डील करेंगे। अगर वो फंक्शन साइन में रहा तो साइन माइनस ऑफ थीटा बराबर हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर हो जाता है प्लस कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस प्लस कॉस थीटा। कॉस जो है वो इवन फंक्शन होता है, आगे हम लोग देखेंगे। कॉस जो होता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है, साइन निगेटिव का नेगेटिव रहता है जब एंगल नेगेटिव हमारा दिया रहेगा, ये याद रखना है। और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो है जो हम लोग क्लास 10th में और 9th में सीखे हैं वो सब दोबारा लिखा हुआ है। ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर लास्ट का 2-3 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको कैलकुलस में भी हेल्पफुल रहेगा और फिजिक्स में बहुत जगह हमारा यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज होगा, मैकेनिक्स में यूज होगा और भी जगह में, वेब ऑप्टिक्स में यूज होगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होगा ये सबका। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस सबको हम एकदम याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे जैसे अगर हमको कोई नींद में उठाकर पूछे तो भी हम बता सके। तो ये पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फोर्थ होता है टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1 टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब जहां पर साइन ए प्लस बी है तो हम ए माइनस बी रखकर निकाल सकते हैं, और जहां पर हमारा बी रहेगा, बी वाला एक्सप्रेशन यहां पर हम लिख देंगे माइनस बी। अब कॉस ऑफ माइनस बी यहां से निकाल सकते हैं, अगर हम कॉस ऑफ माइनस बी भी रखेंगे तो ये हमारा प्लस ही रहेगा, लेकिन जहां पर साइन ऑफ माइनस बी हो जाएगा तो जब हम इसको बाहर लाएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये तो हमारा पॉजिटिव भी रहेगा, ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला आप लिखे हुए हैं, निगेटिव वाला अपने से आप निकाल सकते हो। टेन ए प्लस बी जिस तरह से है वैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर हो गया हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कॉस 2 थीटा उसी तरह से होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल, ये दूसरा हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो 8th में है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग कैलकुलस में यूज करेंगे जब हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीग्रेशन के लिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलकुलस का, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर यूज करेंगे। कैलकुलस में ही हम लोग ग्राफ के साथ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, कैलकुलस में देखेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर।